हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 14 से लेकर 20 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट को नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के वीकली करंट अफेयर का, सीजेआई संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना। ये भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं, जो कि देखिए नेक्स्ट मंथ 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। और इनके रिटायरमेंट के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर गवई की नियुक्ति की जाएगी। संजीव खन्ना ने जस्टिस बी आर गवई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की है। वैसे देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होता है ना, वो ही आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अब केंद्र सरकार की मुहर के बाद प्रेसिडेंट 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर गवई की नियुक्ति करेंगे 13 मई को। जस्टिस बी आर गवई भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 2003 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने थे। 2005 में परमानेंट जज बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पहली बार अपॉइंट किए गए और अब 2025 में ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। किसके बाद? संजीव खन्ना के बाद। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, भारत के 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, जो कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए थे। इसके अलावा ये मेघालय और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी काम कर चुके हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब देखिए, कैजुअली अगर हम लॉ कमीशन को समझे कि ये क्या होता है, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में काम करती है। केंद्र सरकार के लिए लीगल रिसर्च करना और सरकार को कानूनों में सुधार से संबंधित सलाह देना एक एडवाइजरी कमीशन है, विधि आयोग। 23वें विधि आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष बने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में हाल ही में देखिए इसके 6th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को ये अप्रैल में शुरू हुआ था और 28 अप्रैल तक इसका आयोजन पुणे में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना, आपस में कॉपरेशन को बढ़ावा देना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में और लास्ट ईयर 2024 में जो इसका 5th एडिशन है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और अब इसका 6th एडिशन 2025 में आयोजित किया जा रहा है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक से हमारा क्वेश्चन है, किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस टनल की ब्रेक थ्रू का काम पूरा हुआ है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी भी पहाड़ में जब दोनों ओर से सुरंग के लिए होल किया जाता है तो एक पॉइंट होता है जहां पर दोनों सिरे आकर मिल जाते हैं और पूरी सुरंग का जो बोल सकते हैं टनल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से इस ब्रेक थ्रू का काम पूरा किया गया भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल का और इसे नाम दिया गया है T8। इसे जनासू टनल के नाम से या फिर देवप्रयाग जनासू टनल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग और जनासू के मध्य में ऑलमोस्ट 14.58 किलोमीटर लंबी ये टनल भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होने वाली है। इसके पहले अभी तक भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल T49 थी, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसकी टोटल लंबाई 12.7 किलोमीटर है।
और अब T8 टनल या जनासू टनल उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है, जिसकी टोटल लंबाई 14.58 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। अब आ जाइए, आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। आप सभी के लिए आज के ऑफर ऑफ द डे में 100 आवर जीएस का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, इंडिया की सभी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो, स्टेट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है। काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 100 आवर के इस कोर्स में आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही ईजी ट्रिक के माध्यम से पूरे जीएस को कवर करवाया गया है। आप अगर आज इसे ज्वाइन करते हैं तो आप इसके साथ आरएम जीएस फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे साथ ही साथ। तो 100 और जीएस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में पट्टेदा अंचू साड़ियों को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? पट्टेदा अंचू, हाल ही में देखिए इन्हें जीआई टैग दिया गया। ये साड़ियों की ऐसी किस्म है जिसे देखिए हाथ से बुनकर बनाया जाता है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक के इलकल, बेतागेरी, गजेंद्रगढ़ ऐसे अलग-अलग एरियाज की वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वो पट्टेदा अंचू साड़ियों को बनाती है। तो इसका संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? कर्नाटक राज्य से। आपको पता होना चाहिए, इंडिया में सबसे पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और उसके बाद से अभी तक काफी प्रोडक्ट हैं अलग अलग राज्यों के जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। ब्राइस ओलिगुई गुएमा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? ब्राइस ओलिगुई गुएमा ये नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं गैबोन में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। गैबोन जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल लिब्रेविल है। गैबोन में कुछ समय पहले ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें ब्राइस ओलिगुई गुएमा ने जीत दर्ज की, और इसके बाद अब ये गैबोन देश के प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्हें वहां पर 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। कुछ समय पहले ही इन्होंने गैबोन में तख्ता पलट किया, और अब जब इलेक्शन हुए तो यही जीत के आए हैं गैबोन में प्रेसिडेंट के रूप में। अफ्रीकी देश है गैबोन। हाल ही में IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का हाल ही में नया अध्यक्ष मीराबाई चानू को अपॉइंट किया गया। यहाँ पर सबसे पहले हम इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की बात कर लेते हैं। ये एक नई समिति है फ्रेंड्स। 2025 में ही इसका गठन किया गया, और 2025 से 2029 तक 4 साल के लिए इसकी चेयरपर्सन बनाई गई मीराबाई चानू, जो कि खुद एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर है। भारत में वेटलिफ्टिंग के जितने भी एथलीट्स हैं, उनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी उनको हर्डल आता है, तो उनकी शिकायतों को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स एसोसिएशन, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन तक पहुंचाएगा, जो कि इंडिया में वेटलिफ्टिंग को गवर्न करने वाली बॉडी है। तो इस तरीके से एथलीट्स को तैयार करना वेटलिफ्टिंग के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, ये एथलीट्स कमीशन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हम मीराबाई चानू की बात करें, जो कि अध्यक्ष बनी है इस कमीशन की, तो ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। मीराबाई चानू की काफ़ी सारी उपलब्धि रही है पहले भी। इन्हें 2018 में पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और अब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू को ही अपॉइंट किया गया। क्लियर हो जाता है? तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को अपॉइंट किया गया। जस्टिस अरुण पल्ली अभी तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे थे, जिन्हें अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अरुण पल्ली के पहले अभी तक तासीर अबस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थी,
लेकिन उनके हटने के बाद एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हुए और अब फाइनली परमानेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अरुण पल्ली। आगे चलेंगे। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? पहले तो हम ये देखें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के झांसी में 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आयोजित किया गया। 30 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो विनर हो जाती है पंजाब और रनर अप हो जाती है मध्य प्रदेश की हॉकी टीम। आपको पता होना चाहिए कि मार्च 2025 में 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। हरियाणा राज्य में उसका आयोजन किया गया था मार्च में, और विमेंस नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम किया था। तो 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप में 2025 में विनर कौन? पंजाब। और वहीं पर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप की बात करते तो विनर कौन? झारखंड। हॉकी इंडिया के द्वारा दोनों ही चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा इंडिया में। भारत की सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर और सचिवालय दोनों ही इंडिया में स्थापित किया जाएगा। अभी पर्टिकुलर राज्य या प्लेस की बात नहीं की गई है, लेकिन यह कंफर्म किया गया कि इंडिया इसकी स्थापना करेगा अपने देश में। 150 करोड़ रुपए आने वाले 5 वर्षों के लिए इंडियन गवर्नमेंट खर्च करेगी इसके हेडक्वार्टर और इसके सचिवालय पर, नीतियों को बनाने पर। आपको यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को समझना पड़ेगा। 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को संरक्षित करना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य है, जिनमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता, ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति आती है। 2023 में इस संगठन की स्थापना भारत सरकार के प्रयासों से ही की गई थी और वर्तमान में इसके 5 देश मेंबर देखने को मिलते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? देखिए, हाल ही में 17 अप्रैल 2025 को यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसमें एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का इनॉग्रेशन किया। ये इंडिया का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो दुनिया में ऐसा करने वाला भारत 17th कंट्री है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है। तो देखिए, ये एक विशेष यूनिट होती है जो कि खिलाड़ियों के बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करती है। खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े हुए जितने भी बायोलॉजिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल ब्लड, हार्मोन, इन सभी की जांच करना और पता लगाना कि किसी भी खिलाड़ी ने कहीं डोपिंग तो नहीं की है, मतलब किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित दवाई तो नहीं ली है जो कि खेलों के विरुद्ध है। तो इस तरीके से खिलाड़ियों के बायोलॉजिकल डेटा की निगरानी करना और खिलाड़ियों की रिपोर्ट को लगातार देखना, ये एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का मुख्य कार्य है। इस यूनिट के माध्यम से इंडिया अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर काम कर पाएगा और भारत में डोपिंग को खत्म कर पाएगा। ऐसा करने वाला दुनिया का 17वां देश बना है इंडिया। अच्छा, इसे शुरू कहाँ किया गया ये याद रखिएगा। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी नई दिल्ली में इस यूनिट की शुरुआत की गई है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? यूनेस्को की एक लिस्ट है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसमें ऐसी किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व किया जाता है कि अगर एक साथ पूरे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या बुक्स जो कि मानव सभ्यता के लिए जरूरी है उनको सहेजा जा सके। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ये। इसमें हाल ही में 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र।
इसमें से भगवत गीता 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जो कि जीवन का दर्शन बताती है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, जिसमें कला, म्यूजिक या डांस के नियमों का वर्णन है। इन दोनों को ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जगह दी गई। यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1992 में। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें जर्मनी के 30 डॉक्यूमेंट्स शामिल है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 10वें नंबर पर आता है, जिसके टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया है 2025 में इन दोनों को मिलाकर। आगे चलिए, पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रामैया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पद्मश्री विजेता है दारीपल्ली रामैया, बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इनके कामों को सराहना देने के लिए 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है और इन्हें ट्री मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है। दारीपल्ली रामैया, हाल ही में इनका निधन हो गया, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आपको पता है, इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, अंग्रेजों का काला कानून। इसके तहत भारत में दो क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया जलियांवाला बाग अमृतसर में। और यहीं पर जनरल डायर के द्वारा जब गोलियां चलाई गई तो हजारों हमारे जो पंजाब के लोग हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब 13 अप्रैल 2025 को इसकी 106वीं वर्षगांठ मनाई गई है। याद रखिएगा, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये काफी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तब तक हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोबल ह्यूमन बीइंग और विजनरी स्टेट्समैन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो देखिए, आपको नाम से समझ में आएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक्स पीएम रह चुके हैं इंडिया के, इनके ऊपर लिखी गई ये बुक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया है मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने। लिखने वाले व्यक्ति की बात करें तो एस गुरमीत सिंह ने इस बुक को लिखा है, जो कि बहुत ही फेमस ऑथर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या क्या उपलब्धियां रही उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने किस तरीके से काम किया, इंडियन पॉलिटिक्स में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन सभी के ऊपर एस गुरमीत सिंह के द्वारा इस बुक को लिखा गया, जिसका हाल ही में विमोचन प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेग सिंह अहलूवालिया के द्वारा किया गया, जिसका हाल ही में विमोचन प्लानिंग कमीशन के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेग सिंह अहलूवालिया के द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14th पीएम थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल ये भारत के पीएम रहे और इन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के ऊपर रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम की बुक एस गुरमीत सिंह के द्वारा हाल ही में लिखी गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो हाल ही में मॉरिशस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन किया और ये पहला अफ्रीकी देश बना है जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया, और ऑल ओवर ये चौथा देश है जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 2022 में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सोलर एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। तो इस फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। कुमुदिनी लाखिया का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कुमुदिनी लाखिया बहुत ही फेमस कथक डांसर थी फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। कथक डांस को विश्व प्रसिद्धि दिलवाने के कारण इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में दिया जा चुका है। पद्मश्री 1987 में दिया गया था।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान 2002-2003 में दिया गया था। पद्म भूषण 2010 में दिया जा चुका है और इसी साल पद्म विभूषण दिया गया था 2025 में। कुमुदिनी लाखिया 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बहुत ही फेमस कथक डांसर थी। आगे, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? देखिए, पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आर्चरी वर्ल्ड कप हाल ही में आयोजित किया गया यूएसए में, वो स्टेज फर्स्ट है। मतलब आर्चरी वर्ल्ड कप पूरे साल आयोजित किया जाता है अलग-अलग फेजेस में। इसमें 4 स्टेजेस आयोजित की जाएगी और फिर आखिरी में इसका फाइनल खेला जाएगा। जो भी मेडल टेली में ऊपर रहेगा रैंक टेली में, वो आखिरी में फाइनल में पार्टिसिपेट करेगा और 5वां फेज होगा फाइनल का, जो कि चीन के नानजिंग में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर मंथ में। अभी पहला फेज हुआ है तो हम उसकी बात करेंगे। तो यूएसए में आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के स्टेज 1 में इंडिया ने टोटल 4 मेडल अपने नाम किए हैं। मेडल टेली में इंडिया ने 4 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। और मेडल टेली में इंडिया चौथे स्थान पर ही रहा है। यहाँ पर मैंने इस पे लिख दिया है, पर यहाँ पर आप समझिए, जो हमारे मेडल विनर हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड विनर रहे हैं कंपाउंड मिक्स्ड टीम में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम। तो बस आप इन्हीं को याद रख लीजिए। इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल से संबंधित है, तो ये आर्चरी से संबंधित है। इस तरीके से हम 1 गोल्ड लाए, 1 सिल्वर लाए और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं और टोटल मेडल टेली में हम चौथे स्थान पर रहे। इसकी मेडल टेली में पहले स्थान पर मैक्सिको रहा 6 मेडल के साथ, दूसरे पर चाइना 3 मेडल के साथ, होस्ट कंट्री यूएसए तीसरे स्थान पर रहा है मेडल टेली में, जिसने 4 मेडल जीते हैं और इंडिया चौथे स्थान पर रहा 4 मेडल के साथ। आर्चरी वर्ल्ड कप का इस बार ये 19th एडिशन है। वर्ल्ड आर्चरी हर साल आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है। 2025 के आर्चरी वर्ल्ड कप के स्टेज 1 में इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने आईएसएल कप अपने नाम किया है? अब देखिए, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आईएसएल जो टूर्नामेंट होता है ना, इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसमें भी 2 तरह के इवेंट होते हैं। एक होता है शील्ड इवेंट और एक होता है कप इवेंट। तो अभी जो हुआ है वो क्या है? कप इवेंट। तो 13 अप्रैल 2025 को कोलकाता में आईएसएल 2024-25 के फाइनल में मोहन बागान एफजी ने बेंगलुरु एफसी को हराकर इंडियन सुपर लीग कप अपने नाम किया। तो विनर हो जाती है मोहन बागान। इसके पहले फरवरी 2025 में जब आईएसएल शील्ड खेला गया था, तो आईएसएल शील्ड को भी मोहन बागान एफसी ने ही अपने नाम किया था। तो इस तरीके से मोहन बागान एफसी शील्ड विनर भी रही 2025 में और कप विनर भी रही इंडियन सुपर लीग में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के नाम से जाना जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। दुनिया की कल्चरल हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए देशों को जागरूक करना वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 में डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसिलिएंट हेरिटेज प्रिपरेशन एंड लेसन फ्रॉम 60 ईयर ऑफ इकोमॉस वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है। आगे, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया नॉर्डिक समिट 2025 का 3rd एडिशन आयोजित किया जाएगा नॉर्वे के ओस्लो में। 15-16 मई 2025 को यह नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया जाने वाला है। 5 नॉर्डिक देश, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड शामिल है, इनके मध्य में और भारत के मध्य में व्यापार, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, पीस, इनमें सहयोग को बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ये 3rd एडिशन है, क्योंकि इसका सबसे पहला एडिशन 2018 में डेनमार्क के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और 2022 में इसका दूसरा एडिशन डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था।
और अब तीसरा एडिशन नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो ये चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। भारत में देखिए जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई है सीबीआई की। इसके तहत सीबीआई ने जगह जगह पर छापे मारे हैं और साइबर अरेस्ट करने वाले जो अपराधी हैं उनको पकड़ा है। तो ऑपरेशन चक्र 5 केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका एक इनिशिएटिव है। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? इंडिया की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विनर बनी है अनुराधा गर्ग। देखिए हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का आयोजन चाइना के शेंझेन में किया गया था, जहां पर 80 से ज्यादा देशों की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। और यहां पर मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल की पहली बार विनर एक इंडियन बनी। इनका नाम है अनुराधा गर्ग, जो कि भारत में गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली है। देखिए इस कंपटीशन में 25 साल से ऊपर की ऐसी महिलाएं पार्टिसिपेट करती है जो शादीशुदा हैं या फिर मां बन चुकी है। तो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 की विनर कौन रही? अनुराधा गर्ग। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जिसका आयोजन आयरलैंड के कार्लो में किया गया, इसके विनर रहे सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से बहुत ही फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में पंकज आडवाणी को हराकर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसका आयोजन आयरलैंड में किया गया था। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंटरनेशनल मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आपराधिक रूप से टाइप 5 के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, इसने टाइप 5 डायबिटीज के रूप में मान्यता दी है कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाई जाने वाली डायबिटीज को। मतलब ऐसे युवाओं में डायबिटीज का जो कारण है वो उनका कुपोषण है, जिसके कारण उनके अग्नाशय या पैनक्रियास से निकलने वाला जो आ, इंसुलिन है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता, और कुपोषित लोगों में ये डायबिटीज का कारण बनता है। डायबिटीज का ये जो प्रकार है 1955 में पहली बार जमैका में मिला था, तब इसे नाम दिया गया था जे टाइप डायबिटीज, और अब इसे नाम दिया गया है टाइप 5 डायबिटीज। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाई जाने वाली डायबिटीज टाइप 5 डायबिटीज के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए वीकली करंट अफेयर के सेशन में हमने 14 से लेकर 20 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।